यह मेरी ज़िंदगी में होने वाला सबसे अजीब कहानी है और शायद इसके बाद और कोई अजीब कहानी हो भी नहीं सकता था और मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी। मेरा नाम अनामिका है, मैंने बीएड किया हुआ था। मैं अपनी माँ के साथ रहती थी। हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं था क्योंकि मेरी माँ किसी की दूसरी पत्नी थी और वो मेरी माँ को घर से निकाल चुका था। उसने मेरी माँ की खूबसूरती देखकर शादी की और मैं भी पैदा हो गई। लेकिन जब उसकी पहली पत्नी को पता चला तो उसने मेरी माँ को घर से निकाल दिया। शादी तो वैसे ही रजिस्टर नहीं थी क्योंकि उसने झूठ बोला था कि उसकी ये पहली शादी है। उसने कहा कि मेरी पहली पत्नी अगर मुझे छोड़ के चली गई तो मेरी सारे परिवार में कोई इज्जत नहीं रहेगी और गरीब भी हो जाऊंगा क्योंकि सब कुछ मेरी पहली पत्नी का है। वह इंसान बड़ा ही अजीब था। तो मेरा बाप, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। उसने हमें अकेला छोड़ दिया। मेरी माँ पहले लोगों के घरों में काम करती रही, मुझे पढ़ाया लिखाया और उसके बाद बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गई। अब मेरी बारी थी कि मैं उनकी मदद करती और मैं मैदान में आई और मैदान में आ भी गई थी। पहले बच्चों को स्कूल पढ़ाती थी, स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन इस तरह से घर नहीं चलता था क्योंकि मेरी माँ की दवाइयाँ भी आती थीं जो बहुत महंगी थी। उसके अलावा डॉक्टर ने कहा था कि उनके खाने पीने का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना और इन सारी चीज़ों में आजकल पैसे लगते हैं। उनको क्या बीमारी थी इसकी समझ नहीं आती थी, बस वह बिस्तर पर पड़ी थी और उठ नहीं सकती थी। शायद उनका मरज़ उनका दुख था, मोहब्बत ने उनको मारा था। मेरी माँ मुझे कहती थी कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तू किसी से शादी कर ले ताकि मैं सुकून से मर सकूँ। लेकिन मैंने माँ को कह दिया था कि आपने शादी की तो क्या हो गया, मैं कभी किसी से शादी नहीं करूँगी। जब मेरी माँ ने मेरे बाप से शादी की थी तो मेरी माँ को नहीं पता था कि वो पहले से शादीशुदा है। मैंने सोच लिया कि मुझे कोई ऐसी नौकरी करनी चाहिए जिसमें मुझे महीने के पैसे मिलें। इस तरह प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाकर कुछ नहीं होने वाला। फिर मुझे मेरी एक दोस्त ने एक नौकरी के बारे में बताया कि वहाँ का मालिक बहुत ही नरम दिल है, वो तुम्हें नौकरी ज़रूर देगा। मैं वहाँ गई और मैंने उस मालिक को देखा तो मैं हैरान रह गई। मुझे लगा कि मालिक नहीं है बल्कि मालिक का बेटा है। लेकिन उसने कहा कि वो यहाँ का मालिक है। उसकी उम्र शायद 28 साल होगी। उसका नाम अमित था। वो बहुत ही खूबसूरत इंसान था। मैंने उससे अपने बारे में बताया, ज़्यादा नहीं पर यह बताया कि मजबूर हूँ। उसने कहा, यहाँ आपसे पहले जो लोग आए हैं उन्होंने काफ़ी सारे कोर्स भी किए होते हैं और मैं सुबह से बैठा हूँ और मैंने इतने सारे लोगों को रिजेक्ट कर दिया जिनकी क्वालिफ़िकेशन आपसे ज़्यादा थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। वो अच्छा इंसान था। कहते हैं कि अच्छे इंसान दूसरों के दुखों का अंदाज़ा लगा लेते हैं। उसने भी अंदाज़ा लगा लिया कि मैं वाकई मजबूर हूँ और उसने मुझे नौकरी पर रख लिया। जब मैं ऑफ़िस में आकर बैठी तो एक लड़की ने कहा कि अजीब बात है, सुबह से इतने ज़्यादा काबिल लोगों को रिजेक्ट करने के बाद तुम्हें रख लिया। कहीं तुम्हारी शक्ल देख के तो नहीं रखा? आजकल ऑफ़िस में लड़कियों को शक्ल देख के ही रखा जाता है। तुम बेशक खूबसूरत हो, लेकिन तुमने कपड़े बहुत सादे से पहन रखे हैं। कल से अच्छे कपड़े पहन के आना। खूबसूरत तो मैं थी, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि उन्होंने मेरी खूबसूरती देखी थी, क्योंकि उसने तो मुझे नज़र भर के देखा भी नहीं था। वह तो मेरे फ़ाइल की तरफ ही देख रहा था। बस आखिर में एक दफ़ा देखा था और एक औरत मर्द की नज़र पहचान जाती है। उसकी नज़र ऐसी वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने उस लड़की की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं ऑफ़िस में काम करती थी। मुझे कभी छुट्टी चाहिए होती तो सर छुट्टी देते थे और कभी कभी तो ऑफ़िस की गाड़ी में बिठाकर मुझे घर भी भिजवा देते थे। मुझे लगा कि मेरे साथ इस तरह का रवैया है, लेकिन बाकियों के साथ भी उनका रवैया ऐसा ही था। इसका मतलब कि वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे एक फ़ाइल दी और कहा कि इसको तुमने मुकम्मल करना, बहुत बड़ी ज़रूरी फ़ाइल है। मुझे मेरी माँ की कॉल आई। मैंने अपनी माँ के पास एक छोटा मोबाइल रखा हुआ था कि अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो मुझे फ़ोन कर दें, मैं किसी भी तरह पहुँच जाऊँगी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि बेटा, मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो रही है। मैंने कहा कि 2 घंटे तक आ सकती हूँ, आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है? उन्होंने कहा कि नहीं, ज़्यादा ख़राब नहीं है, तुम काम करो।
मैंने अपनी माँ को कहा कि अगर मैंने ये काम टाइम पर मुकम्मल कर दिया तो मेरा सर बहुत खुश हो जाएगा। आपको तो पता है वो बहुत अच्छा इंसान है और उसके लिए इतना तो करना चाहिए। मेरी माँ ने कहा कि अच्छा इंसान है, उसके लिए इतना तो करना चाहिए। मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गई। मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। थोड़ी देर के बाद मैंने माँ को कॉल की तो वो कॉल नहीं उठा रही थी। बेल तो जा रही थी पर कॉल नहीं उठा रही थी। मैं परेशान हो गई थी। सर भी वहाँ से जा रहे थे और मैं बाहर खड़ी थी। मुझे कोई भी रिक्शा नहीं मिल रहा था। उन्होंने मुझे परेशान देखा तो मुझसे पूछ लिया। मैंने बताया कि माँ की कॉल आई थी तो मैं काम में मसरूफ़ हो गई थी और अभी वो फ़ोन नहीं उठा रही है। वो बिस्तर पर पड़ी हैं। उन्होंने मुझे कहा कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मुझे घर छोड़ने के लिए आए और वहाँ से जाने लगे। जब मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुन के वापस अंदर आ गए क्योंकि मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। मैंने अपना सिर पीटना शुरू कर दिया कि क्यों मैं पहले नहीं आई, अपनी माँ से मिल लेती, उनको बचा लेती, उनको डॉक्टर के पास ले जाती। मेरी हालत बहुत अजीब थी। मैं बेहोश हो गई और मुझे पूरे 1-4 के बाद होश आया। तब तक मेरी माँ का अंतिम संस्कार हो चुका था। ये सब कुछ अमित सर ने किया था। उन्होंने मुझे कहा कि किसी और चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे बताना, पर वो पहले ही मेरे लिए इतना कुछ कर चुके थे। तो मुझे और कुछ बताते हुए शर्म आ गई, जबकि मेरे मसले को भी शुरू हुए थे। पता नहीं किस तरह वह मुझे उठाकर अस्पताल लेकर गए होंगे। पूरा हफ्ता मैं हंसता हूँ, मुझे उन्होंने ही पैसे दिए थे। ये तो वही बात हुई कि कोई आपको मदद के लिए अपनी उंगली पकड़ा तो आप उसका बाजू पकड़ लो। इसलिए मैं उनको नहीं बताना चाहती थी, लेकिन मेरे साथ अभी और बहुत सारे मसले थे। मैंने उनको कह दिया कि और कुछ नहीं है, सब ठीक है। लेकिन मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी। मैं घर में अकेली नहीं रहना चाहती थी क्योंकि मकान मालिक बड़ा ही बुरा इंसान था। एक दिन मैंने उससे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उसने कहा कि तुमसे पैसे कौन मांग रहा है, तुम बस मेरे पास रहा करो, कभी तुम मेरे लिए कुछ करो, कभी मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। तुमने तो मेरी पत्नी देखी है ना, कितनी बदसूरत है। मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। मुझे पता चल गया कि उसकी नीयत ख़राब है, इसलिए मैंने वो घर छोड़ दिया। उस घर में जो सामान पड़ा था वो भी उसके हवाले कर दिया क्योंकि 1-2 महीने का किराया नहीं दिया था। अपना थोड़ा सा सामान लेकर मैं अपने साथ ऑफिस ले आई। सब मुझे देखकर हैरान हो रहे थे कि ये तुम्हारे पास इतना बड़ा बैग क्यों है? तुमने क्या यहाँ से कहीं जाना है? तो मैंने कहा कि मैंने किसी रिश्तेदार के घर जाना है, लेकिन मैंने छुट्टी नहीं ली थी। सोचा कि शाम तक ऑफिस में बैठ जाऊंगी, उसके बाद देखूंगी कहाँ जा सकती हूँ। सारे लोग ऑफिस से निकल गए और मैं ऑफिस में ही छुप गई। मैंने पूरी रात ऑफिस में गुजार दी। 2-3 दिन इसी तरह गुजर गए। मैं ऐसे ही करती थी, ऑफिस में ही कहीं छुप जाया करती थी और वहीं पर सो जाती थी। लेकिन ये बात अमित सर को पता चल गई। उन्होंने गुस्सा किया। मुझे लगा कि वो गुस्सा हो रहे हैं कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। आखिर को उनका ऑफिस था, कोई अनाथ आश्रम तो नहीं था जहाँ मैंने अपना डेरा डाल दिया था। उन्होंने कहा कि तुम पागल हो, ऑफिस में अकेली सो जाती हो। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया, उसे पता चल गया कि तुम सारी रात यहाँ पर अकेली होती हो, उसके बाद क्या होगा? मैं भी परेशान थी। मैं क्या करती? मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरी नौकरी इतनी भी अच्छी नहीं थी, वह स्टाफ नहीं तो काम करती थी, लेकिन जो अगर मैं किराए पर कोई जगह ले लेती तो शायद वहाँ रह सकती थी। लेकिन वह भी तो अकेले रहने वाली बात थी और मैं आज तक अकेले नहीं रही थी। और फिर एक अकेली लड़की को कौन के रहेगा? घर या कमरा देता है, कोलकाता जैसे शहर में वैसे ही घर नहीं मिलता। मैंने उनको कह दिया कि मुझ पर मेरे मकान मालिक ने भी बुरी नज़र रखी, इसलिए मैंने मजबूर हो गई है, सब कुछ किया। वो सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि तुम मेरे घर चलो और वहीं पर रहना। मैं ये सुनकर हैरान हुई। मैंने कहा कि नहीं, आपके घर कैसे आ सकती हूँ? मैं तो आपको अच्छी तरह जानती भी नहीं हूँ। उसने कहा कि यहाँ पर रहने से अच्छा है कि तुम मेरे घर ही आ जाओ। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगा, मैं यकीन दिलाता हूँ। मेरी बात का यकीन करो। कोई इंसान अच्छा है या बुरा, यह तो साफ पता चल जाता है।
अच्छे को बुरा बनने के लिए एक पल लगता है, लेकिन बुरे को अच्छा करने के लिए उम्र लग जाती है। मैं इतनी ज़्यादा मजबूर थी, मुझ पर इतना बुरा वक्त था, मुझे सोचना भी नहीं चाहिए था। और हाँ, कह देना चाहिए था, क्योंकि उनकी बात भी ठीक थी। अगर मैं ऑफिस में नहीं सोती तो फिर अगला ठिकाना तो सड़क ही था। उस शख्स ने मेरे साथ अभी तक कितनी भलाई की थी। मैंने उसका भरोसा कर लिया और मैं उसके घर चली गई। जब घर में दाखिल हुई, वहाँ पे नौकरानी थी जो काफ़ी बड़ी उम्र की थी। शायद वही घर को संभाला करती थी, क्योंकि बाहर चौकीदार भी था और एक और नौकरानी भी थी जो किचन में खड़ी काम कर रही थी। उस औरत का नाम रानी था। सर ने उसको कहा कि यह लड़की आज से यहाँ ही रहेगी, इसके लिए कमरा साफ़ करवा दो और इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। वह औरत भी बहुत अच्छी थी। उसने मेरा सामान लेके कमरे में रखवा दिया और कहा कि तुम्हें यहाँ पर किसी किस्म का कोई परेशानी नहीं होगा। उसने कहा कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो ज़रूर बताना। मैंने 2-3 दिन से ठीक से खाना भी नहीं खाया था। खाना खा के सुकून आ गया। उस औरत को भी अपने बारे में सब कुछ बताया। उसने कहा, हमारे मालिक बहुत अच्छे हैं, इसी तरह लोगों की मदद करते हैं। उनका अपना भी इस दुनिया में कोई नहीं है ना, इसलिए ऐसे लोगों के लिए उनका दिल बहुत बड़ा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि सर का दुनिया में कोई भी नहीं था। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा कमरा दिया था। कमरे में ऐसी भी लगा हुआ था। मुझे इतनी सुकून की नींद आई कि मैं क्या बताऊं। अब मेरे दिल पर कोई बोझ नहीं था। मैं बिल्कुल महफिल थी। शाम होने वाली थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी पुरसुकून जगह पर आ गई हूँ। अब मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और शायद ऐसा ही था। रात हुई तो मेरा खाना नौकरानी मेरे कमरे में ही ले आई। उसने कहा कि आपको 3 टाइम का खाना कमरे में मिल जाएगा। मैंने कहा कि मैं सुबह नौकरी पे जाया करूँगी तो दोपहर का खाना नहीं खाऊंगी, बस नाश्ता और रात का खाना घर पे खाऊंगी। उसने कहा कि ठीक है। उसने खाना मेरे सामने रखा और वहाँ से जाने लगी, पर अचानक से पलटी और उसने एक अजीब सी बात कह दी। उसने कहा कि यह घर अब आपका अपना घर है, आप इसे अपना घर समझें। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताएं। अपने लिए किसी चीज़ की फ़िक्र न करें। कपड़े, जूते सब कुछ हम बनवा देंगे, क्योंकि यहाँ पर सबके लिए मौसम के हिसाब से कपड़े बनाए जाते हैं। सर खुद पैसे देते हैं और मैं ही जाकर ये सारे काम करती हूँ। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, रात 10 बजे के बाद अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना। मुझे ये बात सुनने में इतनी अजीब नहीं लग रही थी, लेकिन उसके कहने का अंदाज़ बहुत अजीब था। मैंने कहा कि रात 10 बजे के बाद वैसे भी मेरा कोई काम नहीं होगा। मुझे जल्दी सोने की आदत है, क्योंकि सुबह जल्दी उठी जाती हूँ। लेकिन रात 10 बजे के बाद क्यों नहीं निकलना? हो सकता है कि कोई ज़रूरत पड़ जाए। उसने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी ज़रूरत के सारे काम 10 बजे से पहले कर लीजिए, लेकिन रात को 10 बजे के बाद बाहर निकलने का। इस बात को कोई मजाक नहीं समझिएगा, यह बिल्कुल संजीदा बात है। बस आपको इस घर में रहते हुए इसी असूल की पाबंदी करनी है, फिर आपके साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होगा। क्या मतलब था उसका? क्या अगर मैं इस असूल की पाबंदी नहीं करती तो क्या मेरे साथ कुछ बुरा हो जाता? मुझे यह बात कुछ अजीब सी लगी। सारी बातें बिल्कुल ठीक कर रही थीं, लेकिन उसकी यह बात मुझे समझ नहीं आई। इस बात का कोई जवाब नहीं बनता था। कोई भी इस बात को सुनता तो हैरान होता और उसके दिल में न जाने कितने सवालात आ जाते। मैं खामोश हो गई। उसने कहा कि मैं आपसे यह सुनने के लिए खड़ी हूँ कि आप 10 बजे के बाद कमरे से बाहर नहीं निकलेंगी। आपको इस बात का एतराफ़ करना होगा ताकि आपको इस बात की संजीदगी का पता चले। मैंने कहा कि ठीक है, मैं 10 बजे के बाद कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आप बहुत अच्छी इंसान हैं, यहाँ वक्त बहुत अच्छा गुजारे। मैंने कहा कि मैं हमेशा यहीं नहीं रहूँगी, मैं हमेशा यहाँ नहीं रह सकती, अपने लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। थोड़े पैसे जमा हो जाएं तो यहाँ से चली जाऊँगी। उसने कहा कि यह तो आपके मामले हैं, अब मैं यहाँ से चलती हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो भी बता दें। मैंने कहा कि नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैंने खाना खा लिया, कमरे के अंदर ही बाथरूम भी था, ज़रूरत की चीज़ें मौजूद थीं, कमरे में टीवी भी था और एसी भी था।
लेकिन अभी तो सर्दियों का मौसम आने वाला था। पानी पीने के लिए भी अंदर ही पानी रखा गया था। वैसे भी 10 बजे के बाद मुझे बाहर निकल के क्या करना था, मैं जल्दी सो जाती थी। मेरी माँ ने आदत डाली हुई थी, सुबह उठ जाती थी, पूजा करती थी और फिर ऑफिस के लिए निकल जाती थी। यहाँ पर भी मेरी यही रूटीन थी। आज की रात तो पुरसुकून गुजर गई। माँ की बहुत याद आ रही थी, लेकिन इस बात पर खुश थी कि मेरी इज्जत और मैं महफूज हैं, वरना मैं कहाँ जाती, क्या करती। जो रातें मैंने ऑफिस में गुजारी थी, मैं उनमें बहुत ज़्यादा डरती रही थी। मुझे नींद भी नहीं आई थी। आज बहुत अरसे के बाद सुकून की नींद आई थी। सर ने कहा था कि ऑफिस वालों को ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरे घर में रहती हो, नहीं तो वो उल्टी सीधी बातें करेंगे और तुम्हारे खिलाफ बातें होंगी। ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कोई मुझसे पूछेगा तो कह दूंगी कि अपने घर में रहती हूँ। सर की एक बात बहुत अच्छी थी कि वो ऑफिस में मेरे साथ ऐसे पेश आते थे जैसे हम एक घर में रहते ही नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वो मुझे ऑफिस से घर नहीं ले जाया करेंगे, जबकि मुझे भी तो उसी घर में जाना होता था। लेकिन इसलिए उन्होंने वैन वाला लगा दिया जिसके साथ मैं आया जाया करती थी। एक दिन अजीब मंजर देखा। मैंने देखा कि वो अपने ऑफिस में बैठे थे और मैं कोई फाइल देने जा रही थी, लेकिन कांच के दरवाजे से उन्हें देख के मैं साइड पे हो गई और फिर चुपके से उन्हें देखने लगी। वो वहाँ पर बैठे रो रहे थे। मैं हैरान रह गई। मर्द वैसे ही मुश्किल से रोते हैं और इस तरह ऑफिस में बैठे वो भला क्यों रो रहे थे? ऐसी भी क्या बात थी? उनके रोने का अंदाज ऐसा था कि जैसे कोई बेबसी से रोता है। वो बहुत बेबसी से रहे थे। उनको न जाने किस बात का दुख हो रहा था। फिर उन्होंने किसी को कॉल मिलाई और उससे बात करने लगे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कॉल बंद कर दी और अपने आंसू साफ कर लिए। उसके बाद अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उन्हें मुख्तलिफ लिफाफों में डालने के बाद वापस अपने कोट की अंदरूनी जेब में रख लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहे थे। मैं अंदर गई तो मैंने फ़ाइल रख दी। मुझे लगा कि वो मुझसे भी नज़रें चुरा रहे थे। उनकी शक्ल से लग रहा था कि वो रोए हुए हैं, इसलिए मेरी तरफ देख नहीं रहे थे। कहीं ऑफिस का कोई परेशानी तो नहीं था, लेकिन मैं भी तो आईएसआई ऑफिस में काम करती थी। आज सुबह ही पता चला था कि हमारे ऑफिस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही थी। हमारी कंपनी टॉप 12 कंपनियों में आ गई थी, जो कि पहले नहीं थी। ये तो खुशी की बात थी। आज तो कैंटीन में भी मीठा बना था ताकि सब लोग सेलिब्रेट कर सके, और सर यहाँ बैठकर रो रहे थे। इसका मतलब कि काम की कोई बात नहीं थी, शायद उनकी पर्सनल ज़िंदगी की कोई बात थी। वैसे उन्हें इस तरह से रोते हुए देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जिस आदमी ने आप कितनी मदद की हो, आपका इतना ख्याल करता हूँ, आप उसको दुख और तकलीफ़ में देखकर खुश तो नहीं होते और जाने की कोशिश भी करते हैं कि अगर आप उसकी मदद कर सकते हैं तो आपको खुशी होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि वह मुझे बताते कि बात क्या है। मैं जाने लगी तो उन्होंने कहा कि घर में किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है आपको? मैंने कहा कि नहीं, भगवान का शुक्र है, सब कुछ ठीक है सर। मैं हमेशा आपके घर में नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि मैं समझ सकता हूँ, जब तक आपका कोई इंतज़ाम नहीं हो जाता आप रहें, लेकिन इंतज़ाम कहाँ हो रहा है, यह मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। मैं उनकी बात समझ ही नहीं। मैंने कहा कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। उनका कहना था कि किसी ऐसी जगह ना पहुँच जाए जहाँ पर आपकी जान और इज्जत का ख़तरा हो। इसलिए मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि कोई जल्दी नहीं है। रात में अपने कमरे में थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने खाना खा लिया था। 10 बजे से पहले ही मैंने अपने सारे काम ख़त्म कर लिए। अगर मैं इस घर में रहती थी तो इस घर के एक छोटे से असूल का मुझे मान रखना ही चाहिए था। लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही थी और जैसे ही 10:20 का वक्त हुआ, मुझे रोने की आवाज़ें आने लगीं। मुझे लगा कि आवाज़ कहीं आसपास आ रही है, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता था कि यहाँ पर आसपास कोई भी घर नहीं था। ये घर टाउन में बना हुआ था और यह टाउन भी शायद नया बना था, इसलिए यहाँ प्लॉट खाली थे और यह आवाज़ तो बहुत करीब से आ रही थी। फिर मुझे इस बात पर यकीन हो गया कि यह आवाज़ घर के अंदर से आ रही है, लेकिन यह आवाज़ एक लड़की के रोने की थी। थोड़ी देर के बाद ऐसी आवाज़ आने लगी
कि जैसे 3-4 लड़कियां मिलकर रही हैं। मैं हैरान रह गई। मुझे यकीन हो गया था कि वो लड़कियां घर में ही हैं, लेकिन इस घर में तो सिवाय सर के अलावा कोई भी नहीं रहता था। ये आवाज़ रानी जी की भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा थी और यह आवाज़ किसी लड़की के रोने की थी। और फिर एक आवाज़ नहीं थी, 3-4 लड़कियों दोनों के किया आवाज़ थी। अजीब सी आवाज़ लग रही थी। मुझे डर लग रहा था। नौकर भी अपना काम करके चले जाते थे। शायद वह नौकरानी भी इधर ही रहती थी, लेकिन उसके लिए तो पीछे क्वार्टर्स बनाए गए थे, जहाँ से आवाज़ यहाँ नहीं आ सकती थी, क्यों कि घर के पीछे थे और यह आवाज़ घर के अंदर से आ रही थी। मुझे लगा कि मुझे बाहर जाकर चेक करना चाहिए, लेकिन मुझे कहा गया था कि 10 बजे के बाद बाहर ना निकलना, इसलिए मैं नहीं गई। थोड़ी देर तक आवाज़ आती रही, फिर कुछ तोड़ने की आवाज़ आई, जैसे किसी ने कोई चीज़ तोड़ दी है, और उसके बाद बिल्कुल खामोशी छा गई। मैं हैरान रह गई और अगले 2-3 दिन तक भी रोज़ रात को इसी तरह से आवाज़ें आया करती थीं। मैं भी जानबूझकर सोती नहीं थी और सुनने की कोशिश करती थी कि आवाज़ है क्या वाकई घर के अंदर से आ रही हैं। अब तो बिल्कुल ही यकीन हो गया था। इसका मतलब कि इस घर में कुछ ऐसे लोग भी रहते थे जिनके बारे में मुझे पता नहीं था। लेकिन अगर वह इस घर में रहते थे तो उनकी मौजूदगी मुझसे क्यों छुपाई गई, और वह फिर रात को रोते क्यों थे? ऐसा भी क्या होता था रात में उनके साथ कि वह रोना शुरू कर देते थे? मैंने एक दिन रानी से पूछा कि इस घर में कोई और भी रहता है क्या, क्योंकि यह डबल स्टोरी घर था। सर का कमरा ऊपर था और मैं ऊपर कभी भी नहीं गई थी, क्योंकि मुझे कोई काम ही नहीं था ऊपर जाने से। फिर आप किसी दूसरे के घर में रहते हो तो ऐसे पागलों की तरह इधर उधर भटकने तो नहीं फिर सकते। जहाँ पर काम हो वहीं पर जा सकते हैं। और मेरे पर तो वैसे भी सर ने एहसान किया था। मैं इस घर में काफ़ी चुप रहती थी। उन्होंने कहा कि सर ही रहते हैं। मैंने कहा कि उनके माँ बाप? उसने कहा कि उनके माँ बाप के बारे में हमने कभी नहीं सुना, न हमने उनसे सवाल किया। उन्होंने बताया कि कोई रिश्तेदार जो इस घर में आता हो। इस बात पर वो कहने लगी, तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा, ऐसे ही पूछ रही हूँ। उसने कहा कि उनका कोई रिश्तेदार नहीं आता, वो अकेले हैं और अकेले रहते हैं, उनको अकेले रहना ही अच्छा लगता है। मैंने कहा कि उन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की? उसने कहा कि देखो, वो ना तो मेरे भाई हैं ना मेरे बेटे हैं जो मुझे हर बात बताते हो। नहीं की शादी तो हम क्या कर सकते हैं? वैसे वो लड़की होगी बहुत खुशकिस्मत जो उनकी ज़िंदगी में आएगी। मैं तो यहाँ पर काम करती हूँ। मैंने कभी उनसे कोई बात नहीं की। तुमने देखा तो है कितने चुप रहते हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते। तो फिर मैंने भी उनसे कभी कोई बात नहीं की। मैंने कहा कि हाँ, वाकई बहुत खुशकिस्मत होगी, क्योंकि वे तो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने कहा कि रात को मैंने कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी थीं। रानी सब्ज़ी काट रही थी। उसने अपने हाथ रोक दिए। उसने कहा कि कैसी आवाज़? वो बिना मेरी तरफ देखे बोली थी, जैसे कि घबरा गई है। मैंने कहा कि लड़कियों की आवाज़ें थीं, जैसे वो रो रही हों। उसने कहा कि अच्छा, वो साहब शायद अपने कमरे में टीवी लगा के बैठे होंगे। टीवी के बारे में नहीं पता, क्या टीवी पर ऐसी कोई चीज़ लगी होगी और वो देख रहे होंगे? टीवी की आवाज़ तो तुम्हें पता है पूरे घर में गूंजती है। मेरे दिमाग में ये बात आई कि हो सकता है वो टीवी देख रहे हों और टीवी पर ऐसी कोई चीज़ भी लगी हो। लेकिन जब टीवी पर कोई फिल्म या ड्रामा लगा होता है तो उसके साथ म्यूज़िक की आवाज़ आती है, जो फिल्मों और ड्रामों में ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ लड़कियों की आवाज़ें आ रही थीं, और वो भी इतनी हकीकत पर थीं। लेकिन रानी का जवाब कभी अपनी जगह ठीक था, यह भी हो सकता था। शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही थी। हो सकता है कि ऐसी कोई बात नहीं हो। सर इतने अच्छे थे, जो अच्छा होता है उसका पता चल जाता है, वरना अगर उनकी नीयत बुरी होती तो वह भी तक मेरे साथ कुछ भी कर चुके होते। पर मुझे तो आप इस घर में इतने दिन हो गए थे। उन्होंने मेरे लिए कमरे में स्टडी टेबल भी रखवाया था कि उनको पता था कि मैं ऑफिस का कुछ काम घर में भी कर लिया करती थी। इसके अलावा उन्होंने रानी से कहा था कि मेरे लिए कुछ कपड़े और चीज़ें ले लें, और जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत हो मैं बता दूँ। उसने कहा कि तुम बहुत सवाल करती हो। इस घर में रहना है तो चुपचाप आराम से रहो। जो तुम चाहोगी तुम्हें मिलेगा, लेकिन ज़्यादा सवाल नहीं करना। सर को ज़्यादा सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं है। मैंने कहा
कि मैं उनसे कभी भी सवाल नहीं करूँगी। उसने कहा कि मुझे भी ज़्यादा सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं। अगर मैंने उनको कह दिया कि तुम में कोई परेशानी है तो वो तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। मुझे तो ये बड़ी अजीब लग रही थी। उसका 10 मिनट के बाद मूड बदल जाता था। कभी यह कोई और बात करती थी, कभी यह कोई और बात करती थी। कभी उसका लहजा किसी और तरह का होता था और कभी किसी और तरह का। अभी ऐसे बोल रही थी मुझे रोज़ रात को लड़कियों के रोने की आवाज़ आती थी। मुझे घर में तकरीबन 15 दिन होने वाले थे। मुझे यकीन हो गया था कि यह टीवी नहीं है। कोई भी रोज़ एक ही तरह की चीज़ टीवी पर नहीं देख सकता। एक दिन रानी मेरे कमरे में आई। वो मुझे पहले ही खाना दे के जा चुकी थी और 10 बजे के बाद का वक़्त था। वो मेरे कमरे में बिना दस्तक दिए ही आ गई। मैंने कहा कि खैरियत है। तुमने तो मुझे कहा था कि 10 बजे के बाद बाहर ना निकलना। तुम खुद बाहर फिर रही हो। उसने कहा कि मुझे तुमसे काम है, चलो मेरे साथ, आज तुम्हारी बारी है। मैंने कहा कि मेरी बारी किस चीज़ की? मैंने उसको देखा तो वो काफ़ी थकी हुई और बीमार लग रही थी। उसने अपनी कमर पर हाथ रखा हुआ था। मैंने कहा कि तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा मेरे साथ चलो, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें वैसे भी बहुत शौक़ है ना जानने का कि इस घर में क्या होता है। आज वही सब तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। मैं उसके लहजे से डर गई। क्या होने वाला था मेरे साथ और क्या होता था इस घर में? उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ज़बरदस्ती ले गई। मैंने कहा कि यह क्या कर रही हो? वह मुझे दूसरी मंजिल की तरफ ले जा रही थी और एक बड़े से हॉल कमरे में जाकर उसने मुझे छोड़ दिया। सामने देखा तो हैरान रह गई। इस कमरे में तो 2 नौजवान लड़कियां थीं, बल्कि शायद कम उम्र कहना मुनासिब होगा। कोई 12 साल की तो कोई 14 साल की, और वो बुरी तरह से रो रही थीं, फरियाद कर रही थीं। उनकी हालत बड़ी ही अजीब थी। ऐसा लगता था कि वो दर्द से रो रही हैं, लेकिन उनके जिस्म पर कोई भी जख्म नहीं था। रानी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा कि तुम्हें आज की रात इन सब का ख्याल रखना होगा, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने कहा कि यह कौन है? फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि ये बच्चियाँ सड़क से उठाकर लाया है, जिनको ज़बरदस्ती नशा करवाया जाता था और उनसे गलत काम करवाया जाता था। अब वो उनको ख़रीद कर लाए हैं, लेकिन उनको ठीक करने के लिए। और उनको नशे की इतनी आदत हो गई है कि अब उनको नहीं मिलता तो ये ऐसी हो जाती हैं। सारी रात इनका ख्याल करना पड़ता है और मैं सारी रात जागती हूँ, लेकिन आज मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए आज तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। इनकी देखभाल करनी है, कोई दवाई देनी है और उनको सुलाना है। क्या तुम यह कर सकती हो? मैं हैरान रह गई। इन बच्चियों की आवाज़ ही तो मुझे आया करती थी। मैंने कहा कि ज़रूर करूँगी। उसने मुझे काम समझाया और ख़ुद वह एक तरफ बैठ गई। उसकी तबीयत ख़राब थी। मैंने उसका भी ख्याल रखा और बच्चियों का भी। उनको देखकर मैं हैरान हो रही थी। अब मुझे सब कुछ पता चल गया। शायद उस दिन सर पैसे भी इसी वजह से डाल रहे थे और उन लोगों के लिए रो रहे थे। उन्होंने कहा था कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं लोगों की मदद करने के लिए बाहर जाता हूँ तो मुझे ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं कि मैं 1 महीने तक सो नहीं पाता हूँ। पता नहीं इस दुनिया में क्या हो रहा है। अब मैं भी रोज़ उनका ख्याल करती थी। यह बात कम से कम लोगों को पता चले, इसी में भलाई थी। इसीलिए तुम्हें मना किया था कि रात को बाहर निकलना। एक दिन मैंने उससे कहा कि आप शादी क्यों नहीं कर लेते? आपको हिम्मत बढ़ाने के लिए कोई चाहिए। उन्होंने कहा कि कौन होगी जो शादी करेगी और फिर सारी ज़िंदगी मेरे साथ लोगों का ख्याल करती फिरेगी। मैं खामोश हो गई और वो भी खामोश हो गए। 1 हफ्ते के बाद रानी ने मुझसे कहा कि सर, तुमसे शादी करना चाहते हैं, अगर तुम राजी हो। मेरे दिल में तो ये बात कब से थी। मैंने कहा कि मैं राजी हूँ, उनसे शादी करूँगी और मैं उनके साथ मिलके यह नेक काम करूँगी, क्योंकि यह काम करके मुझे भी बहुत सुकून मिल रहा है। मैंने शायद दिल ही दिल में उनको गलत समझा था, लेकिन वो बिल्कुल भी बुरे नहीं थे। उन्होंने इज्जत से मेरे लिए शादी का पैगाम भेजा था। मैंने हाँ कर दी थी। हम लोगों की शादी बहुत ही सादगी से हुई थी। घर में ही रस्म हो गई थी। इसके बाद से मैं भी लोगों का ख्याल करती हूँ। इसमें से 2 बच्चियों के घर वाले मिल गए हैं और उन्हें भेज दिया।
बाकियों के घरवालों की तलाश जारी है। एक बच्ची के घरवालों ने तो कहा है कि यह हमें वापस नहीं चाहिए। वो सबसे छोटी उम्र की थी, वो भी हमारे साथ रहती है और शायद सारी ज़िंदगी हमारे साथ ही रहेगी। इसके अलावा भी इस तरह के काम करते रहते हैं। जो बेगुनाह लोग होते हैं जिनको जेलों में डाल दिया जाता है, उनकी केस रीओपन करवाते हैं और उनको इंसाफ दिलवाते हैं। रास्ते में कोई नज़र आ जाता है तो उसकी मदद ज़रूर करते हैं। इरादा है कि हम जल्द ही इस तरह का कोई सेंटर खोलेंगे और यह काम करने के लिए और लोगों को भी रखेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। दरवाज़े बंद करके गुनाह करने वाले लोग तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन दरवाज़े बंद करके नेकी करने वाला इंसान मैंने पहली दफ़ा देखा था। इसीलिए उससे शादी करने से पहले मैंने एक पल को भी नहीं सोचा, क्योंकि मैं जानती थी कि वो एक कीमती हीरा है जिसको मैं अपने दामन में समेट लेना चाहती थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।